नाजरीन, आप तमाम का मैं एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नुक्ता जो जिंदगी बदल दे। नाजरीन, आज हमारे बीच मौजूद हैं सूरत की एक अजीम मारूफ शख्सियत जो पेशे से एक काबिल डॉक्टर हैं, एमडी इन होम्योपैथी है, जिन्होंने अपनी इस खिदमत के जरिए कई लोगों की कोरोना पीरियड में जान बचाई और आज भी ये कई ऐसी लाइलाज बीमारियों का होम्योपैथी के जरिए अपने मरीजों को शिफायाब कर रहे हैं। ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, ये कई अदर कामों में अपनी जिंदगी के वक्त को मुसर्रफ कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर अयाज गुगारी साहब की। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अयाज गुगारी साहब। तो आइए हम और आप मिलकर उनसे होते हैं रूबरू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अयाज सर, आपका बहुत बहुत दिल से मैं वेलकम करता हूँ, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल नुक्ता जो जिंदगी बदल दे में। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, जैसे कि हमने हमारे आज के गेस्ट जनाब अयाज गुगारी साहब का आपसे तारुफ कराया जी, तो आइए आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का। सर, जैसे कि आपकी एक जो शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सूरत शहर में बहुत ही मारूफ है, आप एमडी इन होम्योपैथी है जी। तो सर, हम पूछना चाहेंगे कि एक्चुअल में होम्योपैथी क्या है? डॉक्टर शैम्यूल हनेमान जी, एक डॉक्टर हो गए जर्मन कि जिन्होंने होम्योपैथी के लिए एक रिसर्च किया सिंकोना बाग नाम की दवा पे। अच्छा। जो बेसिकली मलेरिया को ट्रीट करने के अंदर यूज होती थी और ये वही दवाई थी कि जिसको हेल्दी इंसान को पिलाया गया प्रूविंग करने के लिए, तो उसी दवा ने सेम उसी सिम्टम को बॉडी में पैदा किया। तो उसी बुनियाद पे डॉक्टर शैम्यूल हनेमान साहब ने ये सोच आई कि लाइक योर लाइक्स सिमिलिया सिमिलबस कुरेंटर, मतलब कि जैसे लक्षण वाली चीज बॉडी में जाएगी वैसे ही लक्षण को वो पैदा भी कर सकती है और ऐसे ही बीमारी के लक्षण को वो ठीक भी कर सकती है। तो इसी बुनियाद पे उस वक्त जो क्रॉनिक डिसीज आते रहते थे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल तौर पे बता सकता हूँ, जैसे कि सोरियासिस हो गया, विटिलिगो हो गया, आज के ज़माने के जदीद दौर के अंदर आईबीएस, क्रोन डिसीज जैसी जो बीमारियां हो गई, उस बीमारियां जो क्रॉनिक लेवल पे चलती थी और कभी भी सॉल्व नहीं हो पाती थी। एक फेज आता था जब वो ठीक होती थी, कुछ वक्त के लिए ठीक, फिर वापस वहीं के वहीं। जैसे आज बहुत सारी कंप्लेंट हम लोगों के अंदर देखते हैं कि बोलते हैं कि 2 साल से, 4 साल से, 20 साल से, 25 साल से है। तो ऐसी क्रॉनिक बीमारियां ठीक नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि वो इंसान के शरीर को, उसके मन को और उसकी सोच को, ये तीनों लेवल पे इक्विलिब्रियम करके जो मेडिसिन देने में आती थी, वो होम्योपैथी के अंदर डॉक्टर शैम्यूल हनेमान साहब ने इजाद की। जी, माशाल्लाह। तो इसी सिद्धांत के ऊपर होम्योपैथी वर्क करती है। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सर। सर, जैसे आप इस फील्ड में आए तो आपने यकीनन 12th साइंस कंप्लीट किया, और उसके बाद आपकी दिलचस्पी इस फील्ड में कैसे बढ़ी? मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर दैवत उपाध्याय, कि जिनके फादर है डॉक्टर समीर उपाध्याय, नेक्स्ट लास्ट 70 इयर्स से वो लोग होम्योपैथी की सर्विस सोसाइटी को दे रहे हैं। दैवत मेरा क्लासमेट थे, ठीक है, और उन्हीं के साथ रहते रहते हुए मैं होम्योपैथी से कनेक्शन में भी आया और उनके पापा की प्रैक्टिस देख के उनसे बहुत सब मुतासिर भी हुआ। वो आज भी मेरे एक प्रैक्टिशनर आइडियोलॉजी में एक है, ठीक है, कि मैं चाहूंगा कि मैं प्रैक्टिस उनके जैसी करने लगूं। ही इज फार 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 बेटर देन अस, ठीक है। तो उनसे देख के मैं थोड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे होम्योपैथी करना चाहिए। 12th के बाद फिर दैवत के साथ होते हुए एक स्ट्रीम पसंद किया होम्योपैथी का। 5 इयर्स मैंने सिटी पच्चीगढ़ कॉलेज के अंदर गुजारे। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन, मतलब एमडी किया, मास्टर्स किया मेरा पारुल यूनिवर्सिटी से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सिटी पच्चीगढ़ कॉलेज के अंदर एमडी होम्योपैथी बच्चों का प्रोफेसर भी हूँ, माशाल्लाह, ठीक है। और मैं अपनी प्रैक्टिस भी अल्हम्दुलिल्लाह अब होम्योपैथी बेस पे ही कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया सर। और जैसे आपने बताया कि आपके भी कोई रोल मॉडल रहे, और आज हम देखते हैं कि आप खुद भी आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स के रोल मॉडल हैं सर। होम्योपैथी की बात जब निकली है, तो क्या इस होम्योपैथी मेडिकल साइंस में हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो दिनचर्या है, उसकी भी कुछ इफेक्ट देखी जाती है?
बिल्कुल, जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर किसी इंसान को फीवर आता है, जी ठीक है, तो वो फीवर 102, 103, 104 वो तुरंत ही नहीं आ जाता। हम सुबह से ऐसा बोलते हैं कि आज बॉडी में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आज बॉडी में गलावट महसूस हो रही है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, ठीक है, और उसके बाद फिर इवनिंग के अंदर फीवर आना चालू होता है। ठीक है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं बॉडी अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखती है, उससे पहले उसका इंटरनल अपीयरेंस ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, तो इंटरनली हमें स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना, साइकोलॉजिकली तंदुरुस्त रहना, वही हमें फिजिकल तंदुरुस्ती की तरफ भी ले जाता है। ओके, साइकोलॉजिकल तंदुरुस्ती फिजिकल तंदुरुस्ती पर इफेक्ट करती है। 100% सर, अच्छा। 100%। जैसे बहुत सारे क्रॉनिक केसेस है, जी ठीक है, मैंने आगे ही बताया कि जैसे IBS है, सोरियासिस जैसे कोर्स है, ठीक है, उन सबका कहीं ना कहीं, माइग्रेन क्रॉनिक है, ओके उन सबका कहीं ना कहीं लेना हमारी इंटरनल हेल्थ के साथ, हमारी इंटरनल सेहत के साथ है। अगर हम मेंटली, अगर हम इमोशनली फिट है, तो डेफिनेटली फिजिकल प्रॉब्लम्स भी है, वो हम पे उतनी हावी नहीं हो पाएगी। ओके सर, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि हम अगर एलोपैथी में जा रहे हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो हमें मेडिसिन दे देते हैं और हम उससे ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन हम जब भी होम्योपैथी पे आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सामने से पूछे जाते हैं। तकरीबन हमें 30 मिनट्स का भी वक्त लग जाता है। इवन हमारी लाइफस्टाइल, हमारे पर्सनल रिलेशंस के बारे में पूछा जाता है, हम क्या खा रहे हैं, हमारे किचन के बारे में पूछा जाता है। तो उसका क्या कनेक्शन है? बेसिकली बहुत पुरानी एक गुजराती कहावत है, जेऊ वन तेऊ मन। हाँ ठीक है, और उसी के मुताबिक अगर हम बात करें तो हमारी फूड हैबिट, हमारे डाइटरी प्लान, हमारा खाना, हमारा खान पीन, हमारा सोना, ये सभी चीज कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी हम सुबह मॉर्निंग के लिए जल्दी उठ जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और हम रात को डिसिप्लिन से जल्दी सो जा रहे हैं। उसी के सामने हमारे पास एक एग्जांपल है कि मॉर्निंग 5 बजे सो रहे हैं, ठीक है, और दोपहर में वो 12 बजे उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल जीने वाले लोगों की मानसिकता के अंदर, उनके मेंटली स्टेबिलिटी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सा फर्क है। एक डिसिप्लिन इंसान कभी ना कभी अचीवमेंट पा लेता है, एक अनऑर्गेनाइज स्मार्ट बंदा भी डिसिप्लिन इंसान के मुकाबले में नहीं आ सकता। यही मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे को कोई मैथ्स का सम प्रॉपर नहीं आ रहा है, पर अगर वो रोज मेहनत कर रहा है तो वो सम के अंदर कामयाबी पा लेगा। पर एक बच्चा ऐसा है कि जो बहुत स्मार्ट है पर वो मेहनत ही नहीं कर रहा, वो डिसिप्लिन में ही नहीं है, तो हो सकता है कि उसे एक बार के लिए आ जाएगा, पर अगर उसको इक्वेशन चेंज करना होगा तो कहीं ना कहीं गुत्थी में खूब घूम जाएगा। तो इसी मुताबिक हमें डिसिप्लिन के साथ जिंदगी जीना, सेहत जीना बहुत जरूरी है। बात कही आपने कि होम्योपैथी के अंदर इतने सब क्वेश्चंस क्यों होते हैं, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि आज की इस जदीद दौर के अंदर हमारा मेंटल लेवल कहीं ना कहीं हमारी उड़ानों को सोचता रहता है। ठीक है, हर रोज मैं उठता हूँ और मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास इतना फाइनेंस हो कि मैं अंबानी सर जैसा बन जाऊं। हर रोज कोई ना कोई उठ रहा है और ऐसा सोच रहा है काश इतना गोल्ड हो, ठीक है, कि वो गोल्डन मैन से भी ज्यादा गोल्ड लगा ले। कोई ऐसा सोच रहा है काश मेरे पास मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी सही से शादी हो जाए। और काश कोई ऐसा सोच रहा है कि मेरा बच्चा 12th में है, अच्छे स्कोर से नीट में पास हो जाए। हर इंसान की कुछ ना कुछ सोच है, उस सोच के साथ कि वो एक अपने माइंडसेट को, एक अपने बर्डन को, एक अपनी तकलीफ को लेके चलता है। जब उसकी विचारधारा, जब उसकी सोच उसके किसी एक फैक्टर पे हावी हो जाती है, तो वो फैक्टर पे वो अगर ध्यान न देने में आए तो डिसीज कंडीशन डेवलप करने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए हम हर इंसिडेंस को पूछते हैं होम्योपैथी में। पास्ट इंसिडेंसेस, पास्ट ट्रॉमास आर ऑलवेज देयर, जिस मुताबिक हम बरसों पुरानी हुई बातों को आज भी याद रखते हैं। मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे दूं, रसूल पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस मुताबिक कूड़ा फेंका गया और कूड़े के बाद भी आपने उस बुढ़िया की बीमार होने के बाद तिमारतदारी की, आपने खबर ली है, ठीक है, वो इंसिडेंस लिखा गया है। तभी आज हमारी जिंदगी के अंदर वो हमें बताता है कि अगर आपका पड़ोसी कभी कचरा डाल देता है तो आपको कैसे पेश आना है। तो इसी मुताबिक जो पुराने इंसिडेंसेस है, ठीक है, उसने हमारी लाइफ पे क्या असर किया है, हमारी मानसिकता पे क्या असर किया है, हमारी सोच पे क्या असर किया है, वो सब जानने के लिए ही हम होम्योपैथी में केस टेकिंग को इतना आइडियली और स्मार्ट तरीके से लेते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब सर। और सर, जैसे अभी बातों से पता चला कि हमारे जो ऐसी ख्वाहिशात जो हम पूरा नहीं कर पाते और वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ पर इश्यूज करते हैं और वही मेंटल हेल्थ हमारी बॉडी पर इफेक्ट करते हैं।
तो सब ऐसे ऐसी कंडीशन में जो बंदा ऑलरेडी डिप्रेशन में आ चुका है या एंजाइटी का शिकार हो चुका है, तो अब उनका इलाज वो कैसे कर सकता है? फर्स्ट मैंने बोला इस मुताबिक कि हिस्ट्री में लेने से ही पता चलेगा कि उनकी लाइफ के अंदर एंजाइटी, उनकी लाइफ के अंदर डिप्रेशन क्यों आया है। क्यों आया? कोई तो ऐसा इंसिडेंस होगा कि जिसने उनको जोड़ के रख दिया है, कोई तो ऐसा कोई मतलब माहौल क्रिएट हुआ होगा कि बिल्कुल। जिनके बाद उनके दिल पे, उनके मेंटल लेवल पे वो ठेस पहुंची होगी। उस ठेस को जानने के बाद जब अगर एक मेंटल लेवल पे स्टेबल काउंसलर प्रॉपर काउंसलर के जो खुद उस परिस्थिति के अंदर अपने आप को स्टेबिलिटी के साथ कैसे प्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल के क्राइसिस के वक्त एक बंदा है कि जो हिंदुस्तान छोड़ के चला गया है, एक बंदा है जो क्राइसिस के साथ हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आज भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग माइंडसेट हमें बता रहा है। ठीक है, उसी मुताबिक अगर स्टेबल बंदा है, वो तकलीफ में भी है, वो डिप्रेशन में भी है, पर अगर उसने अपने काउंसलिंग के जरिए, अपने होम्योपैथी फैकल्टीज को मिलने से, अपने एनवायरनमेंट के अच्छे एनवायरनमेंट को पाने से, अगर वो सही मानों में अपने आप के मुद्दों को अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से, और जिन पे वो सोच रख सके, जिन पे वो मोहब्बत कर सके, जो उसे अच्छी सलाह दे, उन लोगों से जब वो शेयर करते हैं, जब उन लोगों से वो बात करते हैं, तो यकीनन वो डिप्रेशन, यकीनन वो एंजाइटी के फैक्टर से कहीं ना कहीं बाहर निकल सकती है। तो सर, क्या शेयरिंग इज केयरिंग, इसको हम जस्टिफाई कर पाते हैं? मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ वक्त पहले मैं रूमी नर्सरी स्कूल के अंदर गया था। ठीक है, और उसी स्कूल के अंदर उन बच्चों को ऐसा सिखाया जा रहा था, ठीक है, कि शेयर करना ही सब कुछ है। ठीक है, तो वो बच्चे अपनी शेयरिंग की क्वालिटी को बता रहे थे। ठीक है, तो मानो अगर मेरा बच्चा कभी अपने टिफिन के अंदर सैंडविच लेके जा रहा है, कोई बच्चा अपने टिफिन के अंदर अगर बनाना लेके आ रहा है, कोई बच्चा अपने एप्पल को लेके आ रहा है, ठीक है, तो सही मानों में उसका सही शेयरिंग हो रहा है अगर, ठीक है, तो वो तीनों बच्चे तीन अलग-अलग चीजों का टेस्ट अपने जीवन के ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब शेयरिंग होता है, जब हम हमारी बातों को, जरूरी एक चीज है, आप जिसको कह रहे हैं, पहली बात कि वो आपका राजदार बने। फर्स्ट, वो आपका राजदार बने। सेकंड, कि वो आपको उस मुताबिक, उस नजरिए से देखे कि जिस नजरिए से आपको देखने की जरूरत है। क्रिमिनल कभी भी क्राइम करना चाहता ही नहीं है। गुस्सा इस्लाम के मुताबिक जो हराम है, 90% क्रिमिनल को अगर पूछा जाए कि आपने क्राइम किया तो आपकी सोच क्या थी, वो बोलेंगे मैं गुस्से में था, मैंने कर दिया। फिर बोलेंगे वो कि मुझे उसका खेद है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस वक्त पे अगर उनको कोई बंदा ऐसा मिल जाता जो सिर पे हाथ रख के, जो उनके शोल्डर पे हाथ रख के बोल देता कि अभी बैठ जा, पानी पी ले, अभी बैठ जा, दुरुस्त शरीफ पढ़ ले, तो शायद वो क्राइम होता ही नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू आपने हमें बताया कि आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी आपने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। सर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो बहुत सारी सुन्नतें उनके से होते हुए हम तक पहुंची, जिसमें हमारा पानी का पीने का तरीका, 3 सांस में पीना, बैठकर पीना, तो वो जो सुन्नतें हैं जिस पर अगर हम अपनी जिंदगी में अमल करते हैं, तो मेडिकल साइंस के नजरिए से वो हमारी लाइफ में कितना असर करता है? अकॉर्डिंग टू कुरान, रसूल पाक की जिंदगी हमारे लिए जीने के लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, डे बाय डे साइंस जिस मुताबिक इस जदीद दौर के अंदर अपना डेवलपमेंट देखता जा रहा है, उस मुताबिक उन्होंने जिन जिन बातों के लिए हमें ताकीद की है, जिंदगी जीने के तरीके और सलीके बताए हैं, उन बातों से हमें बेनिफिट मिलता जा रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको पेश करूं, ठीक है, कि उन्होंने जूतों को भी झटक के पहनने के लिए हमें बताया गया है। ठीक है, यकीन मानिए कि आप किसी जंगल बियाबान में हैं, यकीन मानिए कि आप आपके ऑफिस के बाहर है, अगर कोई छोटा सा जीव, कोई छोटा सा जंतु के जो आपको डंक सकता है, जो आपको मार सकता है, अगर आपने इस छोटी सी सुन्नत पे अमल कर लिया कि आपने जूते को झटक के, अपने फुटवेयर को सिर्फ झटक लिया है, उनको साफ कर दिया है, तो यकीन माना आप आपकी एक इंजरी से बच जाते हैं। सेकंड, पानी पीने वाली बात, ठीक है, घर के अंदर ग्लास कैसी भी कंडीशन के अंदर पड़े हो, ठीक है, आपकी एडवाइस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि पानी को देख के पानी पिया जाए। ठीक है, तो बेसिकली अगर पानी को देख के आप पानी पीते हो, तो पानी में रही हुई कोई भी अगर गलीज चीज है, कोई गंदी चीज है या कोई बुरी चीज है, तो आप उससे प्योरीफाई हो जा रहे हो ऑलरेडी, आपकी नजरों से आपको क्लियर कर। तो ये तो बहुत छोटे एग्जांपल है। रसूल पाक ने हेल्थ के बारे में जो चीजों को बताया है, आपकी पूरी जिंदगी को अगर देखा जाए, सेहत आपने प्रायोरिटी में बताया, हनी आपने प्रायोरिटी बताया, ठीक है, ब्लैक सीड आपने प्रायोरिटीज बताई, ठीक है, नॉनवेज के अंदर गोश्त आपने प्रायोरिटी बताई, ठीक है, घी आपने प्रायोरिटी बताया,
तो ऐसी चीजें कि जो इंसान के कल्ब को भी मजबूत करती है, उसको शारीरिक तंदुरुस्ती भी देती है, ठीक है। जैसे तलबीना आपने बताया डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज। अब यकीन मानो, ठीक है, अगर जब आप कभी भी कोई बैलेंस फूड लेते हो, वही तो है ना, आप जब बैलेंस फूड लेते हो तो आपके थॉट बैलेंस हो जाते हैं। तलबीना जवार से बनने वाले ओट्स है, ठीक है, उसके अंदर डेट्स लगा दो नेचुरल मतलब फ्लेवर डेवलप करने के लिए, उसके साथ आप कुछ नट्स ले रहे हो, ठीक है। यकीन मानो कि ये ऐसी चीजें आपने बताई है कि जो आपकी जिंदगी को काफी स्मूथ करके चल सकती है। माशाल्लाह सर, जैसे अभी की जनरेशन में हम देख रहे हैं कि 35 और 40 की एज तक पहुंचते पहुंचते इंसान की जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत डाउन होती जा रही है। चेहरे पे झुर्रियां, बुढ़ापा आना आदि 30 के बाद बहुत आम होता जा रहा है। तो ऐसी क्या लाइफस्टाइल हमें करनी चाहिए कि हम भी उस तरह से 50 तक स्टेबल होकर पहुंच सके? हमें हमारी प्रायोरिटीज को और हमारे डिजायर जी, दोनों को समझना चाहिए। ओके। प्रायोरिटीज वो है कि हमारी क्या जरूरत है, डिजायर वो है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। छोटी सी उम्र में कभी खत्म न होने वाली डिजायर के ऊपर जब दौड़ते रहते हैं तब तनाव भी आता है, स्ट्रेस भी आता है, ठीक है, और उम्र से पहले हम बूढ़े भी लगने लगते हैं। अगर हम हमारी प्रायोरिटीज को समझते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि हम आज ही के लिए काम कर रहे हैं, आज ही के लिए उनको मिल रहे हैं, आज ही के लिए उनके साथ है। कल नया सवेरा है, कल नया काम और है, और कल वापस उनके उसी दौर पे चलना है। तो जब हम डिजायर और प्रायोरिटीज को समझने लगते हैं तो हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे हम वर्क करने लगते हैं। क्योंकि सर कोई ऐसा खास जो रूटीन है वो सुबह से शाम तक का जो पर्टिकुलर हमें फॉलो करना चाहिए हमारी लाइफ में? उस रूटीन को मैं अगर मेडिकली कोड करके आपको बोलना चाहूँगा, मॉर्निंग के अंदर उठना, सुबह में अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करना, फिजिकल एक टचअप देना, देन आफ्टर कुछ बुक्स का रीडिंग करना। आज जो सबसे छूट जाने वाली चीज़ है ना, वो आज के वक्त में वो है कि हमने बुक्स को पढ़ना छोड़ दिया है, ठीक है। मोबाइल के स्क्रॉलिंग के ज़माने के अंदर एक वो ऐसा एडिक्शन है कि ना हमारी फिंगर कभी रुकती है स्क्रॉल करने से और ना कभी हम उससे बाज आते हैं। तो उसको छोड़ के थोड़ा बहुत बुक्स को साथ निभाना, क्योंकि बुक्स खुद बोलती है, ठीक है। एक बहुत अच्छे स्कॉलर ने बोला है कि बुक श्वास भी लेती है, ठीक है। हमें उसकी वो आहट को सुनना है, हमें उसकी वो बात को समझना है। देन आफ्टर मॉर्निंग का एक पहला सेशन सभी फैमिली मेंबर के साथ अच्छे तरीके से एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक हेल्दी टॉक पे हो। देन आफ्टर हमारा वर्क, और वर्क के बाद एक आफ्टरनून के अंदर एक अच्छा सा नैप हो, ठीक है। देन आफ्टर लेट बाय लेट 8:30 और 9 के अंत करीब करीब हमारा डिनर हो जाए। तो पहले जब हम इस शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लेंगे, आप यकीन मानो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हम 70% हेल्थ को वहीं से गेन कर लेते हैं। फिर 30% जो करेक्शन है वो हमारे फूड से, हमारी फूड की क्वालिटी से और हमारे अन्य एक्सरसाइज वगैरह से या हमारे अन्य सोर्सेज से हम मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर डिसिप्लिन में हम आ जाते हैं तो हम 70% लाइफ को वहीं पे हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सर, अभी बहुत ज्यादा केसेस ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं कि यंगस्टर्स में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत आम होती जा रही है। तो ऐसे में हमारा अभी जो खाना पीना जो है या हमारा जो डाइट प्लान होना चाहिए या हमारी रूटीन लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए कि हम उस चीज से उभर सके? सूरत के बहुत ही एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे जो हमारे ग्रुप के साथ भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आसिफ रहीम सर। उन्होंने कुछ वक्त पहले एक वीडियो डाला था कि जिसके अंदर 17 इयर्स ओल्ड बच्चे को उन्होंने एंजियोप्लास्टी किया। जब उसे पूछा गया कि तू क्या खाता था, ठीक है, तो वो बच्चे ने बर्गर का बहुत ही लॉन्ग टर्म से रेगुलरली सेवन किया था, ठीक है। एक यंग और उन्होंने एंजियोप्लास्टी किया था कि जिसने गुटखा खाए हुए थे, पान मसाले खाए हुए थे। तो जब हम ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं और घर के ही खानों पे फोकस करते हैं ना, तो हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से बच सकते हैं। आज के बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज वगैरह, बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह वो बहुत ही आम हो चुका है। तो अगर उसको हम लिमिटेशन में महीने में एक बार या महीने में 2 बार करके हम बच्चों को हेल्दी फूड की अगर आदत डालते हैं तो डेफिनेटली बच्चों के अंदर आने वाले बहुत सारे डिसीज कंडीशन के अंदर हम उन्हें रोक पाएंगे। सर, अभी हम अगर चाइल्ड की बात करें, जैसे क्लाइमेट चेंज होते आ रहा है, तो ऐसे में हमें छोटे बच्चों की इम्यूनिटी को अगर मेंटेन रखना है तो एज अ पेरेंट हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले कि आज
कि इस दौर के अंदर 90% मदर फादर जिस चीजों के लिए कंप्लेन कर रहे हैं ना, जी। ठीक है, वो है बच्चों की हाइपर एक्टिविटी। हाँ, ठीक है, उनका ऐसा बिहेवियर कि ये शांत बैठता ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, शादी वादी में कभी पेशेंट ओपीडीज के अंदर आते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सर ये कहीं पे टिकता ही नहीं है, इधर उधर होता रहता है। ठीक है, तो वो जो हाइपर एक्टिविटी है ना, ठीक है, तो आज एक ट्रेंड चल चुका है बच्चों को चॉकलेट्स देने का, जी, जी। उनको मिठाई वगैरह की चीज़ें देने का। तो जब हमको बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करना है, हमको उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति पे वर्क करना है ना, ठीक है, तो हमें ऐसी चीज़ों से हमें उनको दूर रखना पड़ेगा कि जो चीज़ें उनकी इम्यूनिटी को ब्रेक कर रही है। ओवर कंजप्शन ऑफ दी शुगर बच्चों के ब्रेन के अंदर हाइपर एक्टिविटी बढ़ा देता है। ठीक है, अनहेल्दी फूड हैबिट बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी बढ़ा देता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से जब हम बच्चों को दूर करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम बच्चों की हेल्प भी करते जाएंगे और उनके डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करेंगे। मतलब हम जो चॉकलेट्स के नाम पर शुगर दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रही है। आप यकीन माने कि आप चॉकलेट्स नहीं दे रहे हैं, उनको एक अच्छा सा मीठा सा जहर दे रहे हैं। तो इस हद तक का ये सेंसिटिव और गंभीर मुद्दा है। और सर बहुत सारे पेरेंट्स में जैसे आपने बताया कि भाई हमारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव है, हमें हाइपर एक्टिव है, तो एक डिसीज का नाम हम अमूमन सुनते रहते हैं ADHD। तो सर एग्जैक्टली ये क्या है? ADHD, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव चाइल्ड, ये सभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के डिसीज कंडीशन है कि जिसमें कभी कभी बच्चों की एकाग्रता, उनका कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। जैसे नॉर्मली आप चाइल्ड के ऑब्जर्व करेंगे कि वो सभी चीजों में स्मार्ट होते हैं, ठीक है, बट वो अपने आप को किसी भी एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वो कंसंट्रेट नहीं करने का रीजन है उनकी हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, और हम होम्योपैथी में जब बच्चों का केसेस लेते हैं ना, ठीक है, तो हम बच्चों के उसी जेस्चर पे वर्क करते हैं। ठीक है, और उसी के मुताबिक हम बच्चों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सर एग्जैक्टली अगर ADHD देखा जाए तो ये क्या बचपन में उसकी पैदाइश के तौर टाइम से ही शुरू होता है या किसी हालात की वजह से या वक्त के साथ ये डिसीज हर किसी को आती ही है? हम एक सिनेरियो देखने में जाए तो पहले जमाने में होने वाले ऐसे डिसीज कंडीशन को हो जाएगा आ जाएगा थे जैसे जी। ऐसा के माँ बाप बुला देते थे। हाँ। और तब आगे जाके पता चलता था कि किसी एक दो फैक्टर के अंदर हमारा बच्चा प्रॉपर नॉलेज नहीं रखता। ठीक, सेम कंडीशन आज नॉलेज के हिसाब से एजुकेशन बढ़ गया, उस मुताबिक माँ बाप की खुद एक क्यूरियोसिटी जागती है कि हमारे बच्चे के अंदर कुछ जेस्चर हमें एबनॉर्मल मिल रहा है जी। उस एबनॉर्मल जेस्चर को वो कलेक्ट करते हैं और उसी कलेक्टिव ऑफ द सिम्टम को लेके वो पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा बच्चा इस मुताबिक बिहेव कर रहा है, तो क्या ये नॉर्मल बच्चे के लिए राइट है या रॉन्ग है, क्या ये नॉर्मल बच्चे के लिए अच्छा है या बुरा है। और उन्हीं के इस बिहेवियर को कैलकुलेट करके उसको सही तरीके से समझ के एक क्वालिफाइड डॉक्टर अच्छे तरीके से अपना डायग्नोसिस बनाता है और अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है। तो सर ये जो ADHD जो डिसीज है, जैसे अमूमन बच्चे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज पाई जाती है जब पेरेंट्स अगर देखते हैं या कोई उन्हें सजेस्ट करता है कि आपका बच्चा बहुत हद से ज्यादा हाइपर है या चंचल है, बच्चा एक जगह देख नहीं पा रहा है, एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, तो क्या साइकोलॉजिकली वो कोई दिमागी बीमारी का शिकार है? वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है। अच्छा। ठीक है, साइकोलॉजिकली बीमार होना इट्स अ क्वाइट डिफरेंट थिंग। Okay. न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होना वो काफ़ी अलग चीज़ है। तो ऐसे बच्चों के अंदर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा वक्त गुजारें। Okay. ठीक है, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि वो ठीक हो जाएगा, वो आ जाएगा, इसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बट इस जदीद दौर के अंदर जिस मुताबिक कॉम्पिटिटिव दौर चल रहा है कि जहाँ पे हर माँ बाप को अपना बच्चा फर्स्ट चाहिए, हर माँ बाप को अपने बच्चे का टॉप चाहिए, इस दौर के अंदर जब ऐसे सिम्टम को कलेक्ट करके जब माँ बाप बच्चों को डॉक्टर के पास लेके आते हैं तो काफी बेहतर तरीके से ADHD के बच्चे भी ठीक हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर इसे कोई स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है या वो काउंसलिंग के जरिए वो ठीक होता है? विद काउंसलिंग, विद अटैचमेंट, क्योंकि ये एक जर्नी है और जब कोई भी बीमारी होती है दुनिया में, पेशेंट को हमेशा यही सोचना है कि हम दो पहिए की गाड़ी में बैठे हैं, एक पहिया हमें लोड करना है, एक पहिया डॉक्टर लोड करेगा, तभी ये गाड़ी मूव कर पाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि हम डॉक्टर पास चले जाते हैं और हम बोल देते हैं ये प्रॉब्लम लेके आए हैं, ठीक करना है, कब तक ठीक हो जाएगा। वो कब तक ठीक हो जाने से बेहतर है हम ये सोचे कि हम आपके पास लेके आए हैं
आप बताइए इसके साथ साथ हमें क्या चेंज करना है। जी। तो जब ये दोनों पहिए सही डायरेक्शन में, ये दोनों पहिए सही डायमेंशन में एक साथ चलेंगे, तभी उस बच्चे की जो गाड़ी है वो मूव करेगी। माशाल्लाह। और सर जैसे बहुत सारे मौजू पे आपसे गुफ्तगू करनी है, लेकिन असल में मुझे एक बात याद आ रही है कि चंद दिनों पहले मुझे कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए, मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप्स के जरिए आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जो मुझ तक भी पहुंचा, जिसमें आप एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपनी क्लिनिक में, किसी पेशेंट की तबीयत सडन खराब हो जा रही है और आप उसकी ट्रीटमेंट, एग्जैक्टली वो वीडियो क्या था सर? बेसिकली कहे जाएंगे तो वो एक सिंकोप हुआ था ओके। कि जिसके अंदर एक पेशेंट मुझे दिखाना आया था सर, वो फीमेल थे जी। और वो सडन ही सिंकोप स्टेज में गए थे। ठीक है, एज अ डॉक्टर जब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सिंकोप के लेयर को रूल आउट करने से पहले मेरे पेशेंट की कॉन्शियस लेवल को वापस लें। ठीक है, ऐसी कंडीशन के अंदर एक डॉक्टर के लिए सबसे बेहतर जरिया वो होता है कि वो सीपीआर की तरफ आगे बढ़े। सीपीआर बेसिकली उस चीज को कहा जाता है कि जब किसी भी पेशेंट के कार्डियक एक्टिविटी रिदम को अटक जाती है, वो होल्ड हो जाती है, तब सीपीआर दे के कंपनसेट करके कार्डियक एक्टिविटी को वापस लेने में आए। उस वीडियो के जरिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे घर में अगर कभी ऐसा इवेंट बनता है तो हमें भी इस चीज़ों को सीखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं कि जो इस चीज़ों की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमें पर्सनल उस लेवल पे जाना चाहिए, इन चीज़ों को सीखना चाहिए। मेरे क्लिनिक पे जो हादसा हुआ उसके लिए मैं आपके जरिए ये कहना चाहूँगा, मुझे काफ़ी खुशी है कि उस दिन मेरे क्लिनिक पे एम्बुलेंस आई, नहीं कि सब वाहिनी आई। अगर मैं कुछ ना करता, ठीक है, तो हो सकता था कि वो पेशेंट कोई भी डायग्नोसिस से अगर एक्सपायर होता तो वो सब वाहिनी आती। सब वाहिनी मतलब जो बॉडी के लेके जाती है। बेहतर है कि मैंने जो कुछ भी किया उससे वो पेशेंट सरवाइव हुआ और उससे एम्बुलेंस आई। तो हम सभी यही चाहेंगे कि आवाम भी इस चीज को समझे और सीखे प्रॉपर तरीके से, अपने घर के नजदीक से डॉक्टर से भी जाके गाइडेंस लें और डॉक्टर से अपने पर्सनल राब्ते को डेवलप करें। कहीं ना कहीं आपके फैमिली में डॉक्टर्स, कहीं ना कहीं आपके एरिया में रहने वाले वो डॉक्टर्स आपको उस चीज के बारे में समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि जिससे कभी भी कोई फैमिली के अंदर या आपके गैदरिंग के अंदर कोई डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं है, फिर भी आप उस चीज को करके, सीपीआर को करके उस पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, किसी ने एक जान को बचाया, उसने कायनात को बचाया। ठीक है, तो हम सबको इसी मिशन के साथ, इसी चीज के साथ सीपीआर जैसी ट्रेनिंग को भी लेना चाहिए कि जिससे हम हमारे दोस्त, हमारे अल्फाद किसी को भी बचा सकते हैं। तो सर ये सीपीआर की जो ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा ही उसको प्रॉपर तरीके से कर पाता है, या आप उसे किसी और के जरिए सुना या देखकर भी हम उसे बखूबी तरह से अंजाम दे सकते हैं? क्या प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है उसके लिए? मैं आपको उसके लिए बेहतर एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि कोर्ट के अंदर धक्के खाने से कोई वकील नहीं बन जाता और अस्पताल में जाने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। बट ये ऐसी चीजें हैं कि जिसको अगर आप क्वालिफाइड ट्रेनर से सीखते हैं और उसको सही डायरेक्शन में, कहाँ पे आपको स्ट्रोक लगाना है, कहाँ पे आपको कितना दबाव पैदा करना है, ये अगर आप क्वालिफाइड ट्रेनर से सीखते हैं तो यकीन मानो कि ये लाइफ सेविंग चीज को आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके लिए आपका डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, बट क्वालिफाइड ट्रेनर से आपका सीखना जरूरी है ताकि आप प्रॉपर लोकेशन जान पाए कि कहाँ पे आपको प्रेशर करना है, कितना प्रेशर करना है, कितने मिनट में, कितने सेकंड में, कितनी बार उसको रिपीट करना है, और वो प्रोसीजर के साथ साथ आपको क्या और प्रोसीजर है उसके साथ करनी है। फॉर एग्जांपल कि सीपीआर देने के वक्त सिर्फ कंप्रेशन करना ही नहीं है, उसको कभी आपको एयर ब्लो करना है, कभी आपको मैसेज पहुंचाना है। तो ये सभी चीजों को आप अगर क्वालिफाइड ट्रेनर से सीखते हैं तो आप भी उसके अंदर बेहतरी पा सकते हैं। माशाल्लाह सर। तो नाज़रीन, बहुत सी चीजें हमें अपने लाइफ में सीखनी है, और जैसे सर ने बताया कि एक इंसान की जान बचाना पूरी उम्मत की जान बचाने के बराबर है। तो बहुत सारा दर्स ऑलरेडी हमें इस्लाम दे चुका है, बस हमें अपनी अमली जिंदगी में भी उसे लाना है। सर, ऐसे तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं, आपकी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज भी हैं, जिसमें से आपको कई जगह हम ऐसे पाते हैं कि आप स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए भी जाते हैं। ऐसे मैंने खुद ने आपको पर्सनली जाते तौर पर देखा है।
कि जहाँ 12th साइंस कंप्लीट करने के बाद आप अक्सर स्टूडेंट्स की रहनुमाई भी करते हैं, तो जनरली क्वेश्चंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स के? नॉर्मली स्टूडेंट के क्वेश्चन जो रहता है कि हम 12वीं के बाद जी, कौन से स्ट्रीम को पसंद करें। बिल्कुल। आज के जदीद दौर के अंदर क्वालिफिकेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस माँ बाप के जरिए भी होते हैं। ठीक है, मैं एज अ क्वालिफाइड BHMS डॉक्टर, देन आफ्टर क्वालिफाइड MD होम्योपैथ, माशाल्लाह। मैं उनके नीट के एग्जाम को, नीट के रिजल्ट्स को देख के उनके लिए क्या बेहतरी है और क्या उनको करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल हमेशा उन बच्चों को देता हूँ कि आपको जो भी करना है, जिस फील्ड को भी पसंद करना है, उस फील्ड में बेस्ट बनना है। मुझे पता है कि स्कूल के अंदर मुझे पूछा गया था कि क्या हम मोची बने, तो कैसा मोची मीन्स के जो मतलब जूते सीलता है। तो मैंने तब एग्जांपल दिया था कि आप मोची बन सकते हैं, पर उसके लिए फिर आपको बनना पड़ेगा मेट्रो जैसा मोची, मोची कंपनी जैसा मोची। आप पंचर वाले भी बन सकते हैं, आपको उसके लिए बनना पड़ेगा MRF वाला पंचर वाला। ठीक है, तो जब आप किसी भी फील्ड को पसंद करते हैं, उस फील्ड के अंदर आप अगर टॉप करते हैं, तो डेफिनेटली वो फील्ड आपको हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज सभी चीजें सपोर्ट कर जाती है। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सर। सर, क्या आज की जनरेशन में, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें होम्योपैथी में और रुचि लेनी चाहिए, दिलचस्पी लेनी चाहिए? जिस मुताबिक अभी के दौर के अंदर जी। लोग साइड इफेक्ट लेस थेरेपी को पसंद करने लगे हैं। जी, बिल्कुल। हर साइंस का अपना खुद का लिमिटेशन है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। हर साइंस का अपना खुद का लिमिटेशन है। जहाँ पे क्रॉनिक डिसीज है, जहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द डिसीज है, वहाँ पे एलोपैथी साइंस का लिमिटेशन है। उसी मुताबिक एक्यूट सीवियर कंडीशन जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे होम्योपैथी का भी अपना लिमिटेशन है। तो बस बंदा प्रैक्टिशनर अपने फील्ड के लिमिटेशन को समझे, उसके मुताबिक प्रैक्टिस करे और उसके मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो डेफिनेटली ना ही वो गलत तौर तरीके को अपना लेंगे और सही जगह पे वो सही एप्लीकेशन ऑफ द साइंस करेंगे, तो वो आवाम के लिए भी काफी आसानी और बेहतरी कर पाएंगे। रही बात होम्योपैथी के लिए क्या सोचना चाहिए, मैंने बोला एक लिटरेचर के मुताबिक 59% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर रेडी और दे आर टेकिंग होम्योपैथी मेडिसिन। ठीक है, तो इस रेशियो को 59% तक पहुंचाने के लिए हर किसी ने साइड इफेक्ट लेस मेडिसिन को, सिस्टम को पसंद किया है। और होम्योपैथी उसी सिस्टम के ऊपर काम करती है कि जो साइड इफेक्ट भी नहीं देती है। बट अगेन मैंने बोला ना कि जो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर है, वो खुद अपनी लिमिटेशन को समझता है, तो वो अपने पेशेंट के लिए बेहतर निर्णय, बेहतर डिसीजन, बेहतर टाइम पे ले पाता है। सर, आप बहुत से कॉलेजेस में आप एज अ लेक्चरर भी जाते हैं, सो वहाँ अभी हाल में जो जनरेशन के जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनका जो आप देखते होंगे कि उनकी जो इंटरेस्ट की फील्ड क्या है, उनके किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं? मैं सिटी बच्चीगर होम्योपैथी कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हूँ। और मैंने बोला ना कि एक सिचुएशन है कि एक होता है सर्वाइवल रेट, कि जो इंसान को सर्वाइव करना है। ठीक है, मैं अपने लेक्चर के अंदर हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपको किसी झाड़ को काटना है और आपके पास 24 घंटे है, तो आपको 24 घंटा मेहनत नहीं करनी है, आपको 23 घंटा आपकी छुरी की धार को तेज करना है, और वही काम आप फिर 1 घंटे में कर पाओगे। तो जरूरी है कि आप जिस काम को, जिस फील्ड को आप पसंद कर रहे हैं, उसके अंदर आप कितनी काबिलियत, कितनी शार्पनेस और कितनी मास्टरी पा रहे हैं। वो फील्ड होम्योपैथी का हो, वो फील्ड आयुर्वेद का हो, वो फील्ड एलोपैथी का हो या वो यूनानी का हो, जितने भी लीगलाइज फील्ड ऑफ प्रैक्टिस है, उसके अंदर आप अगर अपनी प्रैक्टिस के अंदर सही मानों में, सही डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर अपना डेडिकेशन देकर शार्पनेस को पा लेते हैं ना सर, ठीक है, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई मेरे ख्याल से रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं और आप बहुत बखूबी जानते भी हैं कि सर एक बहुत काबिल, एक सक्सेसफुल, कामयाब डॉक्टर तो हैं ही, साथ ही साथ एक अच्छे काउंसलर भी हैं, और उसके अलावा सर एक कामयाब लेक्चरर भी हैं। एक और इनकी खासियत है जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस तरह एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी है। सर, हमने आपको देखा है कि आप कई सारे टूर्नामेंट्स में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम किसी क्रिकेट बॉक्स टूर्नामेंट में आप रनर अप भी रहे जी। तो सर, आपको इसमें दिलचस्पी कब से है? मनोज बाजपेयी का एक शेर है कि शौक मुझे भी बहुत था, गरीबी ने गवा दिया था। ठीक है, तो जिस मुताबिक वक्त निकलता जाता है, जिस मुताबिक इंसान अपने एक अचीवमेंट को पाने लगता है, तब वो अपने शौकों की लिस्ट को बाहर निकालने लगता है
ठीक है। तो जब मैं अपना वर्क करते करते एक लेवल पे, एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे आया, जी। तब मैंने भी अपनी बकेट लिस्ट अब खोल रखी है, ठीक है। और उसमें से जो क्रिकेट की शौक था, मैं जो स्कूल में पढ़ा था वहाँ पे ग्राउंड नहीं था, ठीक है। तो अब मैं अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड पे जाता हूँ और फुटबॉल भी खेलता हूँ, वाह, ठीक क्या है। बात। तो इंसान मेहनत कर ले, पहले एक अपनी लिस्ट को तैयार कर ले, ठीक है। अल्लाह वक्त दे तो उस लिस्ट को बाहर निकाले और उसके ऊपर काम करना चालू कर दे। सर, स्पोर्ट्स की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है? जब हम कोई गलती करते थे जी। और हमारे बड़े या हमारे मम्मी या हमारे दादी या दादा जब मानो के झाड़ू लेके लकड़ी लेके हमें मारने के लिए आते थे और हम जितनी फास्ट दौड़ के निकल जाया करते थे, जी। वही अहमियत आज भी हमारे स्पोर्ट्स में है। क्या कि इस जदीद दौर के अंदर जब हम थके हुए हैं, हारे हुए हैं, तभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर हम अपने आप को हेल्थी भी रख सकते हैं, अपने हार्मोन्स को मैनेज भी कर सकते हैं। और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमें एक पॉजिटिविटी भी देते हैं। जितने भी सक्सेसफुल इंसान की आप स्टोरी उठा के देख लो, ठीक है, जिनको मैंने रीड किया है, वो कहीं ना कहीं अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अपनी हेल्थ एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें भी उस दौर में सोचना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाता है। आप 8 ओवर की मैच खेल रहे हैं बॉक्स क्रिकेट के अंदर, आपके पास 30 मिनट है, आपको 30 मिनट में खत्म करना है। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आपके पास 5 दिन है, आपको खत्म करना है। आप 2020 खेल रहे हैं, आपके पास 2.5 घंटे है, आपको खत्म करना है। ये डिसिप्लिन नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। तो जब नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो डेफिनेटली लेट बॉलिंग की भी दंड फी लगती है, लेट मैच खत्म करने की भी दंड लगते हैं और पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो अगर इंसान बस स्पोर्ट्स को अपने लाइफ के अंदर उसी मिकदार पे सोच ले कि जिससे वो अपने आप को डिसिप्लिन में मेंटेन करे, तो काफी बेहतर हो सकता है। सर, क्या स्पोर्ट्स खेलने की भी कोई एज लिमिट है? जैसे अपनी एज तो नहीं बताऊंगा, क्या इस एज में जो अभी तक स्पोर्ट्स खेला नहीं है, तो क्या हम अभी भी खेल सकते हैं? मैंने ऐसा सुना था कि एज जनानाओं से, औरतों से नहीं पूछनी चाहिए और कमाई मर्दों से नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है। बट आपने ये कह दिया तो मैं आपको बोल देता हूँ कि स्काई हैज नो लिमिट, एज इज नो लिमिट, ठीक है। आप अपना आपको तंदुरुस्त रखने के लिए जब तक जितना भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जितनी भी मेहनत कर सकते हैं, कीजिए। और हर इंसान को करनी चाहिए। और जो पहले के लोग थे, जो कमाने के लिए, जो तिजारत करने के लिए दूर दूर तक जाते थे, चलते थे, फिरते थे, आज इस जदीद दौर के अंदर दुनिया हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। हम ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। इस दौर के अंदर बाहर निकल के हमारी बॉडी को फिट रखना और कहीं ना कहीं हमारी फिजिक्स पे काम करना वो काफी जरूरी है, ठीक है। मिल्खा सिंह जैसा नहीं दौड़ पाए कोई बात नहीं, ठीक है। चाचा चौधरी जैसी चाल चल ले हम तो बहुत है। क्या बात। सर, एक और क्वेश्चन कि मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में कहूँ तो अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर मैं अक्सर आपकी क्लिनिक में आया हूँ और कई पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ देखते हैं। तो सर, जैसे हम आपकी कैबिन में एंटर होते हैं, एक पहला या तो आपकी तरफ से सलाम पेश होता है, या आप कितने बिजी हो, हम सलाम करते हैं, आप फौरन हर पेशेंट का जवाब देते हैं। आपके कमरे में घुसने के बाद आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो एक कंप्लीट मुकम्मल इस्लामिक लिबास पहने हुए दिखती है। आपकी पर्सनालिटी में खुशबू आती है। जनरली होता है कि हम कुछ अगर मास्टर्स कर लें तो एक मॉडर्ननेस हमारे जहन में, हमारे कल्चर में, हमारे जिंदगी में हम ले आते हैं। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्ननेस के साथ साथ अपने आप को इस्लामिक रूप से भी ढाल रखा है। एक तकवा, परहेजगारी भी मैं कहूँ तो बहुत खूब रहेगा। तो सर, ये आप दोनों चीजें कैसे मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ में? मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक मुझे हिदायत पे हमेशा रखे, आमीन। और हिदायत पे ही मुझे मौत भी नसीब अता फरमाए, आमीन। हर किसी को, और मोमिन की और अपने पास आने वाले की सलामती, यही हर इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। और मुझे पता है कि मैं दवाई देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हूँ। अच्छा करने वाली जात उस रब्बे करीम की है, वही अच्छा करने वाला है, हमारी कोई ताकत नहीं, वही मुकम्मल सिफा देने वाला है। तो मैं इसीलिए सलामती भेजता हूँ अपने पेशेंटों पे भी, और जब वो मुझ पे सलामती भेजते हैं, ठीक है, तो रसूलुल्लाह की टीचिंग के मुताबिक सलाम का जवाब देना वाजिब है, ठीक है। तो मैं उसी अंदाज को अपने क्लिनिक पे भी फॉलो करता हूँ। और आपने बोला कि इस्लामिक लिबास या इस्लामिक बिहेवियर
ठीक है, बट मैं मानता हूँ कि दुनिया में मानवता का बेहतरीन एग्जाम्पल, ठीक है, वो इस्लाम सिखाता है, ठीक है, और मैं उसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए अपने बिहेवियर को, अपनी सिचुएशन को वहाँ पे रखता हूँ, ताकि मुझे जो टीचिंग मिली है अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से, वो मैं अपने पेशेंट के सामने भी रख सकूं, और जो मैं निजी जिंदगी में हूँ वो मैं क्लिनिक पे भी आपके साथ पेश आ सकूं। सर एक और क्वेश्चन कि अगर हम आज के पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें कि हमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत पर भी काम करना चाहिए, तो आप क्या मैसेज देंगे? मेरे तरफ से मैं 4.5 ईयर बॉय का पेरेंट हूँ। इस एग्जाम्पल पे मैं आपको, इस सवाल पे मैं आपको यही आंसर देना पसंद करूँगा कि जिस मुताबिक एजुकेशन अपने तौर पे ज़रूरी है, उसी मुताबिक अखलाक, उसी मुताबिक टीचिंग ऑफ रिलीजियन, टीचिंग ऑफ इस्लाम भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जब हम इन दोनों पायदानों को साथ में लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। एक एजुकेटेड इंसान अपने आगे 1 लगा के बैठा है, एजुकेशन इज इक्वल टू 1। फिर आपके पास अखलाक है तो वो 1 के बाद का 0 है। फिर आपके पास बेहतरी है तो वो 10 के बाद का और 0 है। क्या बात। फिर आपके पास गुड बिहेवियर है तो वो 1 के बाद का तीसरा 0 है। फिर आपके बाद अगर सुलह रहमी की क्वालिटीज है तो 1 के बाद का चौथा 0 है। तो जब आप तरबियती चीज को अगर लेके चलते हैं, ठीक है, तो यकीन माने कि आप आपके एजुकेशन के बाद 0 जोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। और अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं पर तरबियत याफ्ता नहीं है, ठीक है, तो यकीन माने कि वो 0 आपके 1 के पहले लग रहा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू अगेन 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम हमारे तरबियत को कहाँ जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद हमें उस चीज पे गौर व फिक्र करनी चाहिए, ठीक है। तो आज भी हमें हमारे माशरे को एजुकेशन के साथ साथ दीनी चीजों में भी आगे बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन इज अ नेसेसिटी नाउअडेज। अगर हमें, हमारे लोगों को, अगर हमें कौम को कहीं आगे और बेहतरी के तौर पे लेके जाना है तो एजुकेशन के साथ साथ तरबियती चीजों में भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ आप बहुत सारे एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं जो अभी हमने यहाँ गुफ्तगू की, तो आप अपने पूरे शेड्यूल को इतने बिजी टास्क के साथ कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? ठीक है, आप देखा जा रहा है तो आप मल्टीटास्क पर्सन भी हम आपको कह सकते हैं, तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं सर? बहुत सारा सेक्रीफाइस होता है वालिदैन का, बहुत सारा सेक्रीफाइस होता है पार्टनर का, बीवी का, बिल्कुल बहुत सारा सेक्रीफाइस होता है उन नन्हे बच्चों का, कि जो कभी कभी मतलब मेरे जाने से पहले कल्ब सो गए होते हैं, ठीक है। तो जब इंसान इस सेक्रीफाइस को करना चालू करता है और जब समझदार पार्टनर, जब वालिदैन इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करना और खुद को उस मोड पे लाके रखते हैं, तभी एक इंसान उस लेवल पर अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाता है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मैंने कोविड में लोगों के लिए 4-4, 5-5 बजे तक भी विजिट की है अपने पेशेंटों के पास। मैं यकीन मानो कि अगर मेरे वालिदैन मुझे परमिशन नहीं देते, अगर मेरी वाइफ ने मेरे घर के अंदर खुशनुमा माहौल नहीं बनाया होता, तो शायद मैं 11 बजे भी घर चला जाता और फिर कभी ना निकल पाता, ठीक है। तो घर के सराउंडिंग्स का रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इज्जत, और आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं है बट उन सभी लोगों का सेक्रीफाइस है कि जिनको कभी ना कभी आपने वक्त देने के लिए उम्मीद जगाई और आप वक्त न दे पाए। तो मैं यही बोलूंगा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट या किसी भी आपका टाइम मैनेजमेंट या किसी भी इंसान के टाइम मैनेजमेंट के पीछे उनके फैमिली मेंबर्स का सेक्रीफाइस वो अव्वल दर्जे पे है, ठीक है। और वो अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तभी आप वक्त दे पा रहे हैं। बहुत खूब सर। तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के खास स्पेशल गेस्ट जनाब डॉक्टर अयाज गोगारी साहब, जिनको आपने सुना। तो नाजरीन, आज हमने सर के ज़बानी जो सुना कि जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके अगर हम अपनी अमली ज़िंदगी में ला लें तो यकीनन वो हमें एक सेहतयाब ज़िंदगी बख्श सकती है। हमने होम्योपैथी के बेनिफिट्स देखे, हमने सर से बहुत सारी मजीद जानकारी देखी, सर की सोशल लाइफ के बारे में हमने देखा, किस तरह से वो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कॉलेजेस में किस तरह से वो अपने
बिजी शेड्यूल के साथ भी ये दीगर एक्टिविटीज करते हैं जहां हम अक्सर शिकवे शिकायत करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन उस वक्त को निकालने में किस तरह से सर की फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन है और हमें भी वक्त निकालना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए और सोसाइटी के लिए। तो सर, आज के इस प्रोग्राम का, आज के इस गुफ्तगू का आप क्या मैसेज हमारे ऑडियंस तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे नुक्ता जो जिंदगी बदल दे, उसने कई लोगों की जिंदगी बदल देने के लिए माशाअल्लाह एक मुहिम उठाई है। मैं बहुत अदना हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझसे बहुत दीगर वकाबिर इस नुक्ता के स्टेज पर आएंगे और उनकी जिंदगी कैसे बदली है वो मैसेज वो नुक्ता के प्लेटफॉर्म से लोगों को कहने के जाएंगे। तभी ये फुलफिल होगा कि नुक्ता जो जिंदगी बदल दे। तो मैं आप लोगों से मुतबाना गुजारिश करता हूँ कि हमारे सूरत में होने वाले ऐसी एक्टिविटी को आप आगे बढ़ाएं। नुक्ता के जो भी फाउंडर हैं, नुक्ता के जो भी लोग हैं कि जो इस मिशन को लेके चल रहे हैं, एक अच्छे फेथ में, एक अच्छे सेंस में उसको आगे लेके जाए और जहाँ भी कदम कदम पे, जहाँ पे इमोशनली, मेंटली, हेल्थली और वेल्थ इनको जब भी किसी भी सोशल एक्टिविटी के लिए ज़रूरत पड़ती है तो हम सब मिल के इनके लिए खड़े रहे, ताकि इनकी जो टैगलाइन है नुक्ता जो ज़िंदगी बदल दे, यकीन माने अगर हमने इस नुक्ते की टैगलाइन को अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो यकीन मानो कि हमारी एक ज़िंदगी आने वाली कई नस्लों की ज़िंदगी को बदल सकती है। तो आज का मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग मेरी इस बातों से फ़ायदा भी उठाएंगे और आखिर में यही बात कि अल्लाह मुझे भी हमेशा हिदायत पे कायम रखे और हिदायत के साथ खात्मा भी मेरा भी खैर करे। तब तक के लिए आप भी मेरे लिए दुआएं फरमाइए और होम्योपैथी के लिए कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप यकीनन मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और तब तक के लिए नुक्ता को हमेशा बरकरार रखिए, नुक्ता जो ज़िंदगी बदल दे। माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारी दावत को तस्लीम करते हुए हमारे नुक्ता स्टूडियो में आए। तो एक बार फिर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए इस प्रोग्राम को हम यहीं इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।